हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो मुझे वीडियो डाले हुए बहुत दिन हो गए थे क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्म्स निकल चुके हैं एनटीएससी के और वो फिलिंग के भी स्टार्ट हो गए। एग्ज़ामिनेशन इज़ इन जनवरी। सो जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के भी फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो गए, जो कि इस बार शायद ऑनलाइन है। तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क केंद्र पे जाके आप वहाँ पे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पिछले साल ऐसा था पेपर के बारे में कि जब हमें फॉर्म भरना होता था, क्योंकि तो फॉर्म भरते समय आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। पिछले साल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों फॉर्म भरना पड़ गया था। तो हमें ऑनलाइन फॉर्म को प्रिंट करवाना था, फिर उसको भरना था। स्कूल के प्रिंसिपल का सील चाहिए था, सिग्नेचर चाहिए था, फिर वो सिग्नेचर वापस आता था, स्कैन होता था, फिर वो फॉर्म वापस से ऑनलाइन भराता था और फिर वो जाता था। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसीजर था, बट स्टिल पता नहीं इस बार क्या है, आई डोंट नो बेसिकली। तो आप चेक कर लेना, बहुत सारे वीडियोस होंगे इस बारे में भी। मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई हैव माई टेलीग्राम चैनल और मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर आपको कोई डाउट है तो यू मे आस्क। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आए थे, जिसमें से कुछ डाउट्स थोड़े लेजिटिमेट थे, थोड़े अच्छे थे। सो आई विल बी आंसरिंग देम। उसमें कुछ जो बेसिक डाउट्स लोगों को होते हैं, तो एक फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया। फ़ीस शायद इस बार भी फ्री है एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरना। और कुछ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर थे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर था। बुक कौन से फॉलो करना है, इसके ऊपर था, और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं टॉपिक्स कवर करूँगा एंड प्लीज़ डू लिसन टिल लास्ट, क्योंकि आई हैव गिवन द पेपर एंड आई नो व्हाट आर द चांसेस एंड व्हाट आर द स्कोप टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन वेरी इजीली। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज़ कि जो पहला क्वेश्चन था कि बुक्स कौन से यूज़ करने हैं। पिछले साल तक वो एमपी बोर्ड की बुक जो हिंदी मीडियम वाली होती थी उससे क्वेश्चन आते थे, एंड सिर्फ 10th के नहीं 9th के भी मिला के आते थे। तो 9th और 10th पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो हिंदी वाली थी, एनसीईआरटी नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड की जो बुक थी हिंदी वाली, उससे क्वेश्चंस आते थे, जिसमें शायद 25 चैप्टर्स थे हिस्ट्री में कि 22, उतना अच्छे से याद नहीं मेरे को, पर 23 से 24 चैप्टर्स थे हिस्ट्री में। तो अगर आपके पास थोड़ा सा एनालिटिक स्किल्स है तो आप उसको पढ़ के उसमें से बेसिक पॉइंट्स को निकाल के लिख सकते हो, और उसमें से आप नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि 22 चैप्टर आप पढ़ोगे तो नहीं, और रीड करके तो कोई मतलब नहीं है। और आपको इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करना कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे तो कुछ किंगडम्स बहुत प्रोमिनेंट हैं पेपर्स में, जिसमें से आपको जो सबसे एक क्वेश्चन हमेशा आपको इधर से रहता है, मराठा किंगडम से रहता है, फिर एक क्वेश्चन फ्रीडम फाइटर्स पे रहता ही रहता है। तो आपको मार्क करना पड़ेगा कि इस चैप्टर कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, ये सब क्वेश्चंस आते थे पिछले साल तक, तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको पेपर एनालाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले तो पेपर एनालाइज करो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार आपने पेपर एनालाइज कर ली तो जब आप उस नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। आपको पता होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेता हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा नोट्स बनाने में, और अगर नहीं कर पा रहे तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, सब कुछ याद कर लो, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी बुक है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। नहीं तो एक ऐप भी है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर लेना, एमपी बोर्ड की बुक का कोई ऐप है, मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं कि अब मैंने सिर्फ हिस्ट्री की बात की थी, और मैं इक्वली बता दूं कि ज्योग्राफी जो आती है एनटीएससी में, जो पिछले साल तक आई है, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले साल तक जो ज्योग्राफी आई है वो बहुत ही, आपको बताऊँ तो करंट अफेयर्स टाइप आई है। वो थोड़ी हिस्ट्री रहती है, उसमें आपसे ईयर्स पूछते हैं, कुछ जगह के आपको पूछते हैं कि ये नेशनल स्पेस सेंटर कहाँ है, या जो वेदर स्टेशंस होते हैं वो कहाँ है,
ऑल इंडिया रेडियो सबसे पहले कहाँ स्थापना हुआ, लाइक दिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े लॉजिकल लगते हैं पर कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन वही होते हैं। आपको जोग्राफी, मेन जोग्राफी नहीं पूछेंगे, जो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल ये सब के क्वेश्चन बहुत कम ही रहते हैं, वो बेसिकली एक जी का ही होता है, ठीक है। तो वो जोग्राफी पूरा वैसे ही भरा रहता है। सेंसस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जो जनगणना होती है, तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से रखना। और मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन हिस्ट्री में और एक क्वेश्चन जोग्राफी में लगभग आना ही आना है, तो ये दिमाग में हमेशा रखना। तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ के कितने विलेजेस हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, कितनी नदियाँ बहती हैं, ये सब चीज़ें दिमाग में रहना चाहिए। और रिवर्स एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते ही, रिवर्स और डैम्स। अब सिविक्स इज़ बेसिकली ईजी, मैं कहूँगा। सिविक्स 5 ही क्वेश्चन आते हैं शायद उसके, और हिस्ट्री के शायद 18 या 20 आते हैं। तो 40 मार्क्स का हिस्ट्री होता है, 5 क्वेश्चन सिविक्स के एंड 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं। बेसिक सेंस से बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, एक दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो एज़ ऑलवेज मैं जो कहा है, एसएसटी की जो पूरी बुक है ना, पिछले साल तक का जो था, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड की बुक उठाओ और बिल्कुल पानी में मिला के पी जाओ। अगर वो कर ली ना तुम, मतलब मैं गारंटी कर रहा हूँ 35+ आ जाएंगे एसएसटी में, 35+। और अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना तो 40+, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था। तो सो व्हेन आई सॉ द पेपर, जो चीज़ें मैं पेपर के क्वेश्चंस देख रहा था ना, तो मुझे सबके आंसर्स पता थे। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे पढ़ाई की थी। एंड आई स्कोर 36 आउट ऑफ 40 इन एसएसटी। 4 मार्क्स नहीं बने, एक सिविक्स का था, एक टर्मिनोलॉजी थी जो मेरे को नहीं पता थी, और एक इकोनॉमिक्स का एक सिली मिस्टेक हो गया था, और 2 मार्क्स हिस्ट्री में कट गए थे मेरे। ज्योग्राफी पूरे सही गए थे, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से रटा था। तो आप उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और वो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, मेरे को पता था कि वो बुक ही से आया होगा, तो मैंने वापस जाके चेक किया ना, तो वो बुक ही में से था एक क्वेश्चन जो मुझसे छूट गया था, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता था, आप उसको याद नहीं कर सकते। तो वही बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इस बार लगता है एनसीईआरटी यूज़ हो रही है, तो क्या करें। तो मैं, हर्ट मत हो जाना, पर मैं कहूँगा कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है। तो अगर आपको स्कूल का एग्ज़ाम देना था, सो स्टिक विद एनसीईआरटी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ, ना ही मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ और ना ही उससे मेरा कोई नाता रखा है। बट अभी डाउट है ना, तो डाउट के लिए आप ये जुआ मत खेलो कि अरे क्या पता एनसीईआरटी से आ जाए, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। फिर आप सोचो अरे यार एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ लेते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, क्या मतलब करके। अगर ये करोगे ना 50-50, तो कहीं के नहीं रहोगे। लक अच्छा हुआ तो आप जहाँ से पढ़े वहाँ से आ गया, अगर नहीं आया तो यू विल बी वॉश्ड आउट। तो एनसीईआरटी स्कूल में चलती है, उसको ध्यान से पढ़ो। और अभी 11-12 का तो चक्कर है नहीं कि ये बहुत पढ़ना है ये वो। 9-10 की एनसीईआरटी आराम से पढ़ते जाओ। जो पढ़े थे 9th में एनसीईआरटी, पुरानी बुक्स पढ़ी रहती हैं, हम ऑनलाइन भी फ्री में मिलती हैं, तो उसको पढ़ो जो भी था। क्योंकि 9-10 की जो एनसीईआरटी ना, उसमें बेसिक डेट्स हैं, तो उसको पढ़ते जाओ। और मैं कहूँगा नोट्स बनाना एनसीईआरटी से, जो कॉम्पिटिटिव नोट्स होते हैं, वो बहुत ईजी है रेदर देन मध्य प्रदेश की बुक से, तो आपको ईजी रहेगा। तो अगर 10th में आप अच्छे से फॉलो की हो एनसीईआरटी बुक्स, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी प्लस मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड्स दोनों पढ़ो, और किसी भी सर्कमस्टेंस में यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कि एसएसटी होता है ना इस एग्ज़ाम में, वो किंग मेकर रोल में होता है। सो इफ़ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन एसएसटी, सो रिमेंबर यू विल बी क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। मेरे को सच बोल रहा हूँ, अगर तुम एसएसटी में और मैट में अच्छे मार्क्स ले आए ना, तो कुछ हार्ड पार्ट नहीं रहेगा फिर आपको ईजिली पेपर निकालने का है, ठीक है। कट ऑफ से वेरी होते ही हैं, वो तो एक रीज़न है ही, बट आप बहुत ख़राब स्टेज पर नहीं रहोगे। यू विल हैव गुड चांस, समझ लो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड मैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एसएसटी के बारे में मैंने बता दिया, पूरे डाउट क्लियर कर दी कि एसएसटी में क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं तो बोलूँगा एसएसटी ही तुमको क्वालिफाई कराता है एग्जामिनेशन, और ये लिख के रख लो कहीं पे मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है।
अगर जनरल के तो और भाई जनरल का कट ऑफ पिछली बार 196 मार्क्स का पेपर हो गया था, जिसमें से 182 गया था। तो 14 मार्क्स 200 में से 200 क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ 14 गलत करना इज़ नॉट अ जोक, समझ ही रहोगे। तो तुम 40 मार्क्स का रिस्क ले ही नहीं सकते, दिमाग में रख लो इस बात को। मैथ्स ईजी आता है, बिल्कुल लड्डू पेपर होता है। अभी तक जितने पेपर्स आए मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाद में कैसा आएगा पता नहीं। 2016 या 2017 का पेपर थोड़ा हार्ड था, फिर पेपर ईजी होने लग गया, तो कट ऑफ भी ऊपर जाने लग गया। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, अब मैट के बारे में वही नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ फ्री के सीरीज़ चलते हैं एनटीएससी के, किसी भी चैनल पे देख लो और उसको पढ़ लो, ठीक है। और मैथ्स ईजी है ही, साइंस में कुछ क्वेश्चंस हाँ फंसाएंगे, बिल्कुल फंसाएंगे। फिजिक्स के थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी से, तो उनको ध्यान से पढ़ना। एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ के जाना, और अगर तुम किसी कोचिंग में हो तो उसके थोड़ा अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस बना लेना। फिज़िक्स में और बायो में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, बट बना लोगे। मैं फुल मार्क्स तो नहीं बोला कि साइंस में फुल मार्क्स आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एसएसटी में फुल मार्क्स आ सकते हैं, साइंस में शायद आए ठीक है। साइंस में फुल मार्क्स लाना इज़ लिटिल बिट टफ, और एसएसटी में पूरे ला सकते हो, अनडाउटेडली ला सकते हो, पर साइंस में नहीं ला सकते, ठीक है। तो साइंस में कुछ एरर रहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर्स। फिज़िक्स का 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से तुम 2-3 मान लो कि गलत हो जाएंगे, 2 ही मानो, दो ठीक है। बायो में भी 2-3 मानो। केमिस्ट्री इजी होता है, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने की स्कोर करना, और फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो हो गया। तो पूरे मिला के तुम 4 मार्क्स का यहाँ पे तुम रख सकते हो कि हाँ 4 मार्क्स शायद मेरे कटे, ठीक है। 4 मार्क्स का बफर रखो। मैथ से मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स का बफर रखो कि शायद मैं 8 ही मार्क्स कटवाऊँ, और 8 मार्क्स में बहुत बोल रहा हूँ, अगर क्वालिफाई करना है तो यू शुड टारगेट 96-97, ठीक है। तो 96 लाओ, तो 6 मार्क्स कट गए। फिर बचे आपको एसएसटी में, अगर नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, 5 मार्क्स कटवा लो, ठीक है। तो 11 मार्क्स हो गए। मैथ्स में तो मैं 20 और 20 एक्सपेक्ट करता हूँ, बट कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स हो गए तो 2 मार्क्स कट गए। सो ऐसे मिला जुला के मैं बता रहा हूँ, मैथ्स में 2 मार्क्स, ठीक है। एसएसटी में 5 मार्क्स तक आप फ्री ले लो, 7। साइंस में 4 मार्क्स ले लो, 11। और मैथ में 4 मार्क्स, 15। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो फिर सो यू विल बी क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, ठीक है। पिछली बार के कट ऑफ के हिसाब से तो नहीं, बट हाँ ऐसे ही तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के पेपर, मतलब तुम समझ रहे हो मैंने जितने पेपर बताया उसमें कितने कम मार्जिन ऑफ एरर्स हैं। तो किसी भी चीज़ को ये मत सोच के मत छोड़ देना कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट सब है। तुम्हारे 1 मार्क्स तुम्हारे सिलेक्शन के लिए काम आ सकते हैं। सो किसी भी चैप्टर को मत छोड़ना, तो बिल्कुल ध्यान रखना। और मैंने पेपर के बारे में बता दिया क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। बायो में थोड़े थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मुझे इसलिए लगे क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश बोर्ड की बुक नहीं पढ़ी थी, और उस बोर्ड के बुक में कुछ अलग ही था, ठीक है। बोर्ड के बुक में कुछ अलग ही था बायो में, तो मैं बायो उतना नहीं पढ़ा था। पर हाँ मुझे बेसिक नॉलेज थी। बेसिकली मुझे लगता है कि इसकी बायो जो है 8th 7th 9th से आती है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ये सब चैप्टर्स के 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो मुझे इतना अच्छे से क्लियर नहीं था उस समय, तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे, तो कोई बात नहीं, तो होता है। अब इस पे ध्यान मैंने बता दिया कि पेपर कैसे करना। टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिल्कुल मेरे को लगेगा कि लड्डू पेपर आया था, मन करेगा कि तुम इतना टाइम बचेगा कि तुम सो जाओगे, ठीक है। और मैं इस बात पे और अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़रूरी है कि आप मैट पे ज़्यादा फोकस करो, और ये मत सोचना कि मैट इजी है कि मैं छोड़ दूंगा बाद में कर लूँगा। रोज़ कम से कम 10-12 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि पेपर का लेवल और टफनेस कब बढ़ जाए तुमको पता नहीं। मैं ये कह रहा था कि आप लोग पेपर के टफनेस को नहीं बता पाएंगे कि कैसा आएगा इस बार, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। सब्जेक्टिव मतलब वो सब्जेक्टिव लिखने वाला नहीं, आप पेपर की डिफ़िकल्टी के बारे में बोल रहे हो कि सब्जेक्टिव होता है, किसी को इजी लगा किसी को टफ, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही आता है। अब आपको इंटीग्रेशन ये सब तो नहीं पूछेगा अभी, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैथ्स में चांसेस होते हैं कि फ्लक्चुएशन हो जाए, क्योंकि मैथ्स हमेशा से इजी आया है, और अगर पेपर को कहीं टफ़ बनाना होगा तो वो मैथ्स का ही पोर्शन होगा और साइंस का। मैथ हमेशा की तरह सिंपल ही होता है, क्योंकि आप मैथ में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी डिफ़िकल्टी लेवल आप उसमें बढ़ाते हैं
तो वो फिर पीजी यूजी डिग्री एग्ज़ाम्स के लिए हो जाता है, तो वो मतलब नहीं बनाएगा उतना। और अगर आप किसी भी स्टेट का मैट देखोगे तो आपसे वो बन जाएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समझ रखते हो क्लॉक प्रॉब्लम्स का, डाइसेस का, ये सब का, तो आपसे बन जाएगा। तो मैं यही बता रहा था कि पेपर में मैंने सारे एस्पेक्ट्स बता दिए, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। वैसे कम ध्यान तो किसी पे नहीं देना है। तो लास्ट में भी यही कहूँगा मैं इस पेपर डिस्कशन को कंप्लीट करते हुए कि एसएसटी किंग मेकर है, एसएसटी को नहीं छोड़ना, चाहे उसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ जाए। एनटीएससी की मध्य प्रदेश की बुक तो पढ़ो ही पढ़ो, और एनसीईआरटी भी पढ़ो। और क्या पता इस बार एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ जाए। कुछ क्लैरिटी तो होती नहीं हमेशा की तरह, इस बार भी क्लैरिटी नहीं है, तो दोनों से पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। और अगर तुम स्कूल में अटेंटिव रहते हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तुमको, सिर्फ एक नॉर्मल रिवाइज मार लेना तो एनसीईआरटी तुम्हें समझ में आ जाएगी। और मैथ्स भी बिल्कुल स्कूल का पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो पीवाई की उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो और उसके हिसाब से बना लो। तो अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये भी था कि सर जो टाइम लिमिट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि मैट और इसका पेपर साथ में होता है, तो ऐसा नहीं है। मैट का पेपर अलग 2 घंटे का होता है, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसके बाद आपको सैट का पेपर देना होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि कट ऑफ पे ध्यान दोगे तो कट ऑफ के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होगे, और उसके लिए प्रिपेयर करोगे तो देर आर हाई चांसेस कि तुम फेल करोगे। सो एक्सेलेंस के लिए काम करो, और एक्सेलेंस के लिए अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तुम बहुत ईजिली एग्ज़ाम क्लियर करोगे। एंड डू एक चीज़, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, ये बच्चे खेल रहे हैं नीचे। तो मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ कि तुम्हें अपने कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस बार जनरल का कट ऑफ है हाई गया था, बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी सीट बढ़ गया है, लेकिन वो सुपर न्यूमररी नहीं गया है, वो उसी सीट्स में ऐड किए गए 10%। तो थोड़ी सीट्स भी कम हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो हाई हो गई। क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ अगर तुम देखो, लाइक मैं बताता हूँ आपके 182 पे 182 पे आपको कट ऑफ था पिछली बार का जनरल के लिए, ठीक है। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, शायद मध्य प्रदेश में नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता है, तो ओबीसी का तो 170 था। तो तुम समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं बताता हूँ कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ में अच्छे से बताता हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनना कि आपको कहाँ तक प्रिपेयर करना है, और कट ऑफ से बियॉन्ड ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो 182 था पिछली बार का आउट ऑफ 196। तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज में डालेंगे तो वो 92.85% होता है। तो आपको 92.85% लाना होगा पेपर में क्वालिफाई करने के लिए। समझ रहे हो, पेपर का ये लेवल है, इतना कंपटीशन है। अब अगर बात करें हम लोग ओबीसीज़ के बारे में, तो ओबीसीज़ का पिछली बार कट ऑफ लो था, और सिग्निफिकेंटली बहुत लो था। तो 170 मार्क्स था पिछली बार कट ऑफ इनका, और 196 मार्क्स का था। 4 क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया था, तो उनका कट ऑफ 86.7% था। तो ह्यूज डिफरेंस होता है इन 6% के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 6% अगर आप 200 का निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 6% ऑफ 200 इज़ अ लॉट मच, इट्स अराउंड 12 मार्क्स। आपको पता होगा पिछली बार 12 मार्क्स का डिफरेंस था। एंड ये भी था एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ के ट्रेंड्स हमेशा बदलते हैं। पिछले साल ओबीसी का कट ऑफ 170 था, उसके पिछले साल 177 था, ठीक है। लेकिन उसके पिछले साल 200 मार्क्स का पेपर भी हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि हाँ वो एक तरीके से बैलेंस था। इट वॉज आई थिंक सो 178, राइट, हाँ इट वॉज 178। तो 8 मार्क्स इस बार कम हो गया था, तो सिग्निफिकेंटली कम हुआ। बट जनरल के केस में ऐसा नहीं हुआ। जनरल के केस में 4 मार्क्स का इंक्रीज़ आ गया, सॉरी 2 मार्क्स का इंक्रीज़ आ गया कट ऑफ में। अब आप बोलोगे कैसे, कैसे मैं बताता हूँ। 185 मार्क्स का था पिछली बार कट ऑफ, पिछली बार
200 में से 196 का पेपर इस साल पिछले साल हुआ, इसमें कट ऑफ आया 182। तो 1 मार्क्स का हुआ, सॉरी 1 मार्क्स का, तब भी कट ऑफ और आगे चला गया। तो एक यही प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका कट ऑफ क्लियर ना होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया जाता है और वो आपके 4 अटैम्प्ट चले गए। सिंपल सी यही बात है कि वो 4 अटैम्प्ट आपके चले गए। तो जो 4 क्वेश्चन आप सही करके दूसरों से आगे जा सकते थे, वो मौका चला गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हमेशा 190 प्लस टारगेट करो, कम से कम सेफ साइड में रहने के लिए। क्योंकि रैंकिंग्स तो आप पिछले साल का अगर आप देखोगे रैंकिंग लिस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे चलता है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है। और कट ऑफ की बात कर ली मैंने, बुक्स की बात कर ली, फॉर्म कैसे भरे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, पेपर की स्ट्रैटेजीज बता दी क्या करना है। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लास्ट कुछ दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए। और क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन भी है तो आपको उसको भी मैनेज करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रैक NTSC। सो आप में से बहुत लोग सोचोगे कि ये आदमी पागल हो गया है और ये कुछ भी बोलता है। ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट you will be able to get everything, like you will be ready to crack this examination अगर तुमने मेरी हर एक बात मानी। मैं अभी और कुछ स्ट्रैटेजीज वीडियो लाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और टाइम लग सकता है पर एग्ज़ाम के पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। पहला पॉइंट, MCQ पेपर। हिस्ट्री में या SST में एज अ होल MCQ पूछने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो वो चैप्टर के बीच से पूछेंगे। अब क्योंकि तुम 10th क्लास में हो तो तुम बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने का सोच ही रहे होगे, तो तुम उसको पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे। तो ये तुम्हारी NTSC का प्रिपरेशन कुछ दिन पहले ही करा देगा। अगर तुमने ढंग से NCERT पढ़ी तो 50% सिलेबस तो तुम्हारा NTSC का NCERT का बिल्कुल कंप्लीट। मैथ्स में भी MCQ की आदत हो जाएगी और तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो NCERT बिल्कुल पढ़ना और थोड़ा टाइम निकालना मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड्स के लिए भी, बुक्स के लिए भी। और मैथ का रोज़ कम से कम 15 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से निकालना। अगर तुम लोग मुझसे सब्सक्राइब्ड रहते हो तो मैं तुम्हारे मैथ के कुछ क्वेश्चंस तुम्हें बता दूंगा कैसे करते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू वांट दीज वीडियोस, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स पड़े हुए होंगे बट वो थोड़े स्क्रिबल्ड वे में स्क्रिबल्ड वे में, क्योंकि मैंने 13 डेज़ के अंदर अंदर ट्राई किया था क्रैक करने का, बट आई डिडंट। ओके, आई लॉस्ट माई कट ऑफ बाय 4 मार्क्स। सो या दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू समडे लेटर। और जो पेपर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कहाँ मिस कर सकते हो, वो जो 4 क्वेश्चन की मैंने बात कही थी ना, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप कहाँ मिस कर सकते हो। सो दैट वॉज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। और अगर मुझे टाइम मिलेगा और आप अगर कमेंट करोगे तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस फॉर हेल्पिंग यू ऑल। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। और भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर कुछ अच्छा लगा तो आई विल डू पोस्ट अ वीडियो ऑन दिस। तो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड post a comment also and like it.